हेलो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे आगे वाले हमने दो लेक्चर पढ़ लिए। उसमें जीवों का वर्गीकरण के दो आधार तो पढ़ लिए, एक तो समिति पढ़ ली है और जीव द्रव्य स्तर का संगठन पढ़ लिया उसमें। और मैंने वहां पे जन स्तर भी लिखा था, पढ़ा नहीं था। इसको क्या बोलते हैं? जमीन वेद बोलते हैं। ये आपको पढ़ना है। इसमें किस आधार पर जीवों को बांटा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का नाम है और हिंदी में भी इसको सीलोम लिखा आता है कभी बार। और देह हुआ आता है तो देह हुआ भी आप बता सकते हो इसको। खंडी भवन यानी कि शरीर में किसी के खंड है तो खंडों के आधार पर जीवों को कैसे बांटते हैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? खंड होता है। क्या होता है? खंड। शारीरिक विन्यास इसको बोलते हैं बॉडी प्लान। ये भी आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन आपको जब भी आपको नोट्स बनाना या कॉलिफेरा के बारे में तो उसमें लिख सकते हो शारीरिक विन्यास। इकोनोडर्मेटा के बारे में लिखो, उसमें भी क्या लिख सकते हो? शारीरिक विन्यास। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी प्लान। तो आज हम इस सभी को पढ़ेंगे और ये वर्गीकरण का आधार पूरा कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? जन स्तर। तो हेडिंग डाल दो आप, जन स्तर। तीसरा क्या लिखोगे आप? जनन स्तर। अब जनन स्तर का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे नाम से समझ में आ रहा है, जन रिप्रोडक्शन यानी कि जब आपके जन्म से संबंधित है, आप जब भ्रूण अवस्था में होते हो, क्या होता है? भ्रूण। देखो क्या होता है कि नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है और दोनों मिले और एक जाइगोट बना है, युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। अब युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। तो ये भ्रूण से संबंधित है जनन स्तर। कोई भी भ्रूण होता है, अब उस भ्रूण में कितने जनन स्तर है? ये जनन स्तर क्या होते हैं? जनन स्तर ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये कोई भ्रूण है। अब देखो, अब आपको शरीर में देखो तो आपका शरीर में एक तो क्या है? शरीर के बाह्य जो बाह्य भित्ति है, इस शरीर की बाह्य भित्ति देखो। और बीच में क्या होता है? आपके शरीर में खाली जगह होती है और यहाँ पे ये बीच में ये आहार नाल है। ये क्या है? देखो कोई भी कोई जीव है, ये कोई जीव है, अगर उसको ऐसा सेक्शन में काटे तो आपको क्या दिखेगा? एक तो बाहर वाली उसकी भित्ति होगी, यहाँ से देखो ये बाहर वाली भित्ति, तो ये देखिए ये बाह्य भित्ति है और उसके आहार नाल होगी, वो भी बीच में से कटेगी, वो सेंटर में आहार नाल, तो ये सेंटर आहार नाल है। अब अगर इसके बाद एक भित्ति का निर्माण हो जाए भ्रूण में तो इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी एक्टोडर्म बोलते हैं और हिंदी में इसको भी एक्टोडर्म लिखा आता है और बाह्य स्तर बोलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश वाला याद रखना है, वो भी आ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? चलो इसका मतलब समझो क्या है, वो समझा रहे। एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, डर्म का मतलब होता है बाहर वाली, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य स्तर बोल सकते हो आप। और जो आहार नाल है वो क्या अंदर है और अंदर एक लेयर बन जाए, ये सब जनन स्तर है। जब भ्रूण बना है उस समय जो जनन के स्तर बन रहे उसको बोल रहे हैं हम, और बीच वाले बने उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोडर्म। बीच के अंदर क्या है? अंदर क्या होगा? एंडोडर्म। एंडोडर्म का मतलब क्या होता है? आंतरिक स्तर। क्या यानी जो आहार नाल के चारों ओर है, आंतरिक स्तर। तो अब देखो ये क्या बोल रहे हो? जनन स्तर के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जन स्तर के, आप क्या लिखोगे नोट्स में? जन स्तर के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। अब उसमें एक तो क्या होता है? द्विजनन स्तरीय। क्या बोलते हैं इसको? द्विजनन स्तरीय। पहले लिखो, उसमें समझ में आएगा। द्विजनन इसके देखो, द्वि यानी दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो यानी दो। दूसरा जो जंतु है जनन स्तर के आधार पर कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। तो द्विजनन स्तरीय, एक होगा त्रिजनन स्तरीय। त्रिजनन स्तरीय इसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि मानव कैसा है, देखो मानव सबसे एडवांस है, तो मानव में कौन सा है? त्रिजनन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ मैंने जो बताई है ये जो दुनिया में पहले जीव आए थे उनकी बात कर रहे हैं। तो जो दुनिया पहले आए थे उसमें तीन स्तर नहीं थे जनन के स्तर, उसमें दो ही थे। एक तो एक्टोडर्म बाह्य जनन स्तर और एक एंडोडर्म, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जनन स्तर। लेकिन जैसे जीवों का विकास हुआ तो बीच में एक और परत का निर्माण होने लगा, उसको बोलते हैं मध्य परत या मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। तो एक विकास में कौन सी एक और लेयर बनी? मीजोडर्म। इसको क्या बोलेंगे? मध्य स्तर। अगर जिन जीवों में ये दो ही स्तर पाए जा रहे हैं भ्रूण में, उसको क्या बोलेंगे? द्विजनन स्तरीय। क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जांपल बताइए, कौन कौन से फाइलम है? पॉलीफेरा है कि सिलेंडर है, कौन वो देखेंगे।
त्रिजनन स्तरीय कहां से शुरू हो जाता है? देखो आपको क्रम से मैं बताऊंगा आगे। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी, हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा कैसे पढ़ते हैं वो पूरा। तो कहां तक द्विजनन स्तरीय? द्विजनन स्तरीय याद हो गया, उसके आगे वाले जो बचे वो सब क्या हो जाएंगे? त्रिजनन स्तरीय। तो इतना आप लिखो क्या होंगे। जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये द्विजनन स्तरीय, इसके एग्जांपल बता रहा हूं, और त्रिजनन स्तरीय। अब आप भाषा में कैसे लिखोगे द्विजनन स्तरीय? वे जंतु जिनमें भ्रूण में केवल 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, उसको क्या बोलेंगे? द्विजनन स्तरीय। क्या बोलेंगे? द्विजनन स्तरीय। और त्रिजनन स्तरीय में कैसे लिखोगे? वे जंतु जिनमें भ्रूण में एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के अलावा मध्य परत मेसोडर्म भी उपस्थित होती है, उनको क्या बोलेंगे? त्रिजनन स्तरीय। और अभी एग्जांपल लिखा हो, इतना नोट कर लिया। ये आप चित्र भी बना सकते हो और समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब आपको एग्जांपल नहीं पूछते द्विजनन स्तरीय। द्विजनन स्तरीय के एग्जांपल मैं फाइलम का बता रहा हूं, संघ का। तो इसमें ये तो सबसे पहला संघ कौन सा है? पॉलीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, और उसके बाद तीसरा कौन सा? टिनोफोरा। कौन सा है? टिनोफोरा। तो इन तीनों संघ में द्विजनन स्तरीय यानी पहले वाले जो 3 संघ थे, पॉलीफेरा संघ पूरा एक जीवों का संघ है, उसमें सब पानी वाले जंतु, सिलेंट्रेटा भी समुद्री जीव है, टिनोफोरा कौन कौन से जीव आते आगे पढ़ेंगे हम। तो ये तीनों में कौन सा होता है? द्विजनन स्तरीय। द्विजनन स्तरीय होता है। अब इनके बाद क्या हुआ? विकास होना शुरू हुआ और पहली बार त्रिजनन स्तरीय जो आई थी वो, अब देखो टिनोफोरा के आगे क्या आता है? प्लेटी हेलमिंथिस। यानी त्रिजनन स्तरीय के एग्जांपल कहां से शुरू हो जाएंगे? प्लेटी हेलमिंथिस। देखो आपको क्रम से याद नहीं होगा ना, क्यों? ये सब विकास क्या था? ऐसे नहीं है कि आप मन से कोई भी याद कर लो। टिनोफोरा पे पॉलीफेरा सबसे पहले, तो पॉलीफेरा सबसे पहले, उसके बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। आप एक कागज पे लिखो, उसको बार-बार पढ़ो, सॉन्ग बना के कैसे याद कर लो, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो आ जाएगा। तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इसमें कौन सा होंगे? द्विजनन स्तरीय। और बाकी कौन सा? प्लेटी हेलमिंथिस। अब चूंकि ये पूरा क्रम से, तो बीच वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लेटी हेलमिंथिस से सब जो आगे कौन कौन से? एस्के हेलमिंथिस वो आप याद करोगे, फिर ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो क्या तक लिखना है? कॉर्डेटा तक। तो प्लेटी हेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक। किसका तक? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तक, जिसमें कॉर्डेटा में हम आते हैं। कौन आते हैं? कॉर्डेटा। इतनी बात हो गई। तो ये जनन स्तर पूरा हो गया। क्या हो गया? जनन स्तर पूरा हो गया। कि अभी तो एक जितना एग्जाम्पल कौन बनाते हैं? अब ये जनन स्तर समझते होंगे तभी तो आपको क्या समझ में आएगा? सीलो। क्या आएगा? सीलो। अब एक बार और मैं आपको चित्र बना के दिखा देता तो आपको समझ आएगा। देखो क्या हुआ था कि अभी तो जनन स्तर में क्या हुआ था? ये जीव है, इसका सेक्शन काटा है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा शरीर जैसे ये पेन जैसा है, तो इसको ऐसे काटा। तो अब यहां से देखोगे तो एक तो बाह्य भित्ति है, जो सबसे बाहर वाली वॉल है, उसको क्या बोलेंगे? ये बाह्य जनन स्तर है। और बीच में हमारा क्या थी? आरना। ये शरीर की देह भित्ति है। देह भित्ति यानी कि जो शरीर के बाहर है वो वाली, और ये क्या है? आरना। इसको एक बार ऐसा लिख दो तो आपको समझ। ये क्या? देह भित्ति। क्या है? देह भित्ति। देह भित्ति का मतलब बॉडी वॉल, जो शरीर के सबसे बाहरी है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल। और इसको क्या बोलेंगे? आहार नाल। नाल का मतलब जो आपके पाचन तंत्र वाले आहार नाल। अब क्या हुआ था? इसके बाद एक लेयर का निर्माण हुआ था भ्रूण में, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्टोडर्म। और इसको जो सबसे अंदर हुआ था उसको क्या? ये इसके बाद में उसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। अब ये बीच वाला पूरा जो है ना, इसमें किसका निर्माण हुआ है? ये हमारे शरीर में जो बीच में हुआ है, किसके? जो शरीर की भित्ति है। देखो ये हमारे शरीर की भित्ति है, और बीच में आना है, बीच में जो गुहा है, कैविटी है, उसमें जो तीसरी परत बनी है, और ये दोनों के बीच में, इसलिए इसको क्या बोला? इसलिए इसको बोला मध्य परत। क्या बोला? मध्य परत। इसको क्या बोला? मेसोडर्म। क्या बोला? मेसोडर्म। ठीक है। एक बार चित्र बनाओ, इस चित्र से क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चित्र बनाओ। ठीक है। अब इससे आपका सीलोम का कॉन्सेप्ट बनेगा। देह गुहा क्या होती है? ठीक है। अभी तक जीवों में ये पूरा भरा हुआ है। अब यहां से किसी में देह गुहा होगी, किसी में नहीं होगी, कैसे बताते हैं?
अब ये जो चित्र बनाया था उसमें क्या होगा कि जो देव भित्ति थी और जो आन नाल थी उसके बीच में पूरा का पूरा क्या मध्य परत यानी मेसोडर्म भर गई है। अगर मेसोडर्म क्या हो जाए दो भागों में बढ़ जाए और उसमें गुहा का निर्माण हो जाए, देह गुहा। देखो सीलोम का मतलब है देह गुहा, देह का मतलब शरीर, गुहा का मतलब कैविटी, यानी कि मेसोडर्म में भी कुछ ऐसी दरार आ जाए जिससे कि बीच में एक दरार खाली जगह बन जाए, उसको बोलेंगे सीलोम। तो अभी जो बनाया कि ये ऐसा था और ये ऐसा था और यहाँ पे भी क्या पूरा क्या भर गया था, ये मेसोडर्म था। अब मेसोडर्म पूरा भरा हुआ है, ये वाली नहीं देख रही है कि बोले ये तो ये गुहा है, ये तो किसके बीच की है, ये तो आन नाल है, ये आन नाल है, इसको नहीं देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बीच में कुछ ऐसा बन जाए, मेसोडर्म क्या हो जाए दो भागों में बढ़ जाए, कुछ मेसोडर्म तो बाहर वाली परत के वहां पे चल जाए और कुछ मेसोडर्म अंदर वाली परत आ जाए, तो बीच में एक खाली जगह बनेगी, इसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम का मतलब क्या है? एक खाली जगह किसकी? देह यानी शरीर की गुहा, ये गुहा। इसके इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉडी कैविटी। क्या बोलेंगे? बॉडी कैविटी। तो देह गुहा या बॉडी कैविटी क्या होती है कि मेसोडर्म, अब देखो सीलोम का कॉन्सेप्ट ये है कि मेसोडर्म होना चाहिए। अब ये देखो बीच में गुहा बनी है, अब यहाँ पे इधर की साइड पे इस पे क्या है? मेसोडर्म है, इधर की साइड में क्या है? मेसोडर्म है। तो देखो क्या होगी, बाहरी तथा आंतरिक सूत्र दोनों से कहां किससे आश्रित होगी? मध्य स्तर यानी कि मेसोडर्म से। तो अभी हम लिखते हैं और समझाते हैं। चौथा क्या है हमारा? सीलोम। क्या? सीलोम। इसकी परिभाषा हमको लिख देता हूं। यह शरीर में स्थित ऐसी देह गुहा है जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से मेसोडर्म द्वारा आस्तरित होती है, आस्तरित होती है। वो क्या कहलाते हैं? सीलोम। अब इस सीलोम का आपको एक सीलोम क्या है तो इसकी परिभाषा ये लिखनी है। तो सीलोम क्या है? इस शरीर में इसकी ऐसी देह हुआ है यानी ऐसी खाली जगह है जो बाह्य रूप से किससे आश्रित है? मेसोडर्म, और आंतरिक रूप से किससे आश्रित है? मेसोडर्म। तो वो भी मैं आपको चित्र बता देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या था? एक्टोडर्म। ये क्या है? ये भित्ति के चारों ओर क्या है? एक्टोडर्म। अंदर में क्या है? आन नाल के चारों ओर क्या है? एंडोडर्म। अब बीच में पूरा क्या भर गया था? मेसोडर्म। अब लेकिन मेसोडर्म फट जाए और ये थोड़ी मेसोडर्म का इकट्ठा हो जाए यहाँ पे, नहीं इसको मैं थोड़ा अलग कलर से वैसे आप बना सकते हो ताकि आपको समझ में आए। ये वाली मेसोडर्म है, इसको गहरा गहरा बना दो तो आपको समझ में आएगी मेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म। और कुछ मेसोडर्म का जम जाएगी इसके ऊपर, इसको भी गहरा गहरा बना दो। अब ये बीच में ये क्या बनी? खाली जगह, इसको क्या बोलूंगा? देह गुहा। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी आप चित्र से। अब ये देह गुहा है, अब इस देह गुहा के इधर देखो, इधर क्या है? मेसोडर्म। और देह गुहा के इधर देखो, इधर भी क्या है? मेसोडर्म। यानी बाहरी रूप से भी कौन है? मेसोडर्म। और इसके अंदर भी क्या है? मेसोडर्म। हां, आपको यहाँ एंडोडर्म दिखेगी, लेकिन यहाँ एंडोडर्म से पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो क्या है? मेसोडर्म है जो फट के दो भागों में यहाँ पे खाली जगह का निर्माण हुआ है। यानी कि पहले जीव कैसे बने? उसमें मेसोडर्म पूरा भरा होगा, तो वहां देह गुहा नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे अदेह गुह्य। क्या बोलेंगे? उस चित्र से समझेंगे अदेह गुह्य यानी कि जिसमें देह गुहा नहीं होगी। उसके बाद जो जीव है उसमें प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा निर्माण होने लगा था, लेकिन पूरी तरह से देह गुहा का निर्माण नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अवास्तविक। क्या बोलेंगे? अवास्तविक देह गुहा, स्यूडोसिलोमेट। आभासी भी बोल सकते हो, आभासी देह गुहा। और फिर तो पूरी तरह से निर्माण हो गया, उसको बोलेंगे वास्तविक देह गुहा। तो सीलोम या देह गुहा के आधार पर भी चंद्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा? अदेह गुहा, जिसमें अभी तक बनी नहीं है, फिर धीरे धीरे थोड़ी बनने लगी लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बनी, उसको क्या बोलेंगे? आभासी देह गुहा। और फिर एकदम सही तरीके से बनी, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक देह गुहा। ठीक है, इतना नोट कर लो, ये देह गुहा है। हाँ, ये वाले इतना क्या है? ये मेसोडर्म है। ठीक है, मेसोडर्म। और ये गैर कैल्शियम क्या है? मेसोडर्म।
और ये क्या है, ये एक्टोडर्म, और ये अंदर जो ये है ये क्या है, एंडो। अभी आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगे होंगे। सीलोम हो गया। अब सीलोम के आधार पर जंतुओं के प्रकार, सीलोम किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। अब सीलोम के आधार पर जंतु के प्रकार, तो इसमें एक तो कौन सा होगा, पहला अरेगुय, अरेगुय, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ए सीलोमेट, सीलोमेट। उसके बाद दूसरा जो प्रकार होगा किसके आधार पर, सीलोम के आधार पर, पहले तो है नहीं थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बनेगी, वास्तविक दूसरा नहीं बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, आभासी देहगुय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्यूडो। देखो आपके बहुत जगह काम आएगा स्यूडो, स्यूडो जबकि इंग्लिश में शब्द है स्यूडो, स्यूडो का मतलब इसका हिंदी में होता है आभासी, यानी वास्तविक रूप से नहीं है, आभास हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, आभास, स्यूडो। इसको मैं आगे लिख दो, स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट। अब तीसरा जिसमें उसको बोलेंगे ट्रू सीलोमेट भी बोल सकते हैं, यू सीलोमेट भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोलेंगे, पहले हिंदी लिख देता हूं, वास्तविक देहगुय, क्या बोलेंगे इसको, या तो बोले ट्रू, ट्रू है वास्तविक, ट्रू सीलोमेट। कभी कभी इसको किताब में यू सीलोमेट भी लिखा होता है, यू सीलोमेट। देखो साइंस में, बायोलॉजी में जब भी कहीं यू आ जाए, यू का मतलब होता है वास्तविक। जैसे आपने बैक्टीरिया पर कहा होगा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब वास्तविक बैक्टीरिया जो बाद में एकदम बने थे विकास में, उसको यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया। अब ये देखो इसका चित्र बना के समझेंगे, उसका एग्जांपल कौन कौन से, आभासी देखो का एग्जांपल कौन कौन से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल पूछता है आपको, अगर वाइवा में पूछता है कि एक ऐसा फैल बताओ जिसमें आभासी देखगुय होती है, या ऐसा एक फैल बताओ जिसमें अदेखगुय है, तो ठीक है, तो ये वास्तविक देखगुय, इसके भी एग्जांपल पढ़ेंगे कहां से कहां। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अदेखगुय। अदेखगुय क्या होगा, वे जंतु जिनमें अभी तक क्या हुआ है, मेसोडर्म फटा नहीं है और उसके बीच में गुहा नहीं बनी है, मतलब ऐसा है, चित्र बनाओ, वो मैंने पहले बनाया वैसे ही है, ऐसा। और ये क्या है, एंडोडर्म, ये वाला क्या है, एक्टोडर्म। और अभी मैं मेसोडर्म कैसे बना रहा हूं, ठीक है, ये अभी बीच में कोई खाली जगह नहीं आई है, ये पूरा का पूरा मेसोडर्म है, तो यहाँ कोई गुहा का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये वाला ये चित्र किसका है, ये चित्र है अदेखगुय जंतु का, अदेखगुय। ये चित्र भी बनाओ, कौन सा बनेगा, इसमें एग्जांपल क्या आएगा, इसमें आप ये रखना प्लेटी है, क्या प्लेटी एल्बोथिस, ठीक है। अब प्लेटी एल्बोथिस में पहले पॉलीफेरा और सिलेंड्रेटा, ठीक है, पर उसको भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो क्या है, अभी तक देखो मैं सीलोम थे ने, लेकिन स्पेशल आपको प्लेटी एल्बोथिस भी लिख सकते हैं। तो अदेखगुय क्या होंगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें मेसोडर्म तो होती है, लेकिन क्या होता है, मेसोडर्म फट नहीं गई है, तो इसमें क्या अभी तक देखो का निर्माण नहीं हुआ। अदेखगुय जंतु एग्जांपल याद रखना है, कौन सा, प्लेटी एल्बोथिस। प्लेटी एल्बोथिस, अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेटी एल्बोथिस एक जंतु है, प्लेटी एल्बोथिस जंतु नहीं है, जंतुओं का एक समूह है, इसका कुछ लक्षण होंगे कि इसमें ऐसे प्लेटी एल्बोथिस होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे प्लेटी एल्बोथिस, वो भी हम आगे जब प्लेटी एल्बोथिस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अदेखगुय पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा कौन सा है, आभासी, ठीक है। सीधे सीधे लिखने की जरूरत नहीं, आपको आगे लिखा दिया है, इसके एग्जांपल दिया था, चित्र बना दो, तो चित्र देखो ऐसा कि इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में, चित्र बना देते हैं। ये तो भी यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, एक्टोडर्म, क्या है, एक्टोडर्म। आन के बाद क्या, एंडोडर्म, क्या, लेकिन अब मेसोडर्म जो बनने जा रहा था, पहली बार मेसोडर्म बनने वाला, लेकिन पूरी तरह से मेसोडर्म भरा नहीं,
मेसोडर्म के केवल पाउच बन गए, क्या बन गए, ऐसा मेसोडर्म का पाउच बन गया ऐसा। मेसोडर्म तो आया लेकिन पूरा नहीं फैला, तो ना तो गुहा बनी ना मेसोडर्म पूरा बना, तो इसको क्या बोलेंगे, मेसोडर्म पाउच। क्या बोलेंगे, पाउच का मतलब थैली जैसे चलता, मेसोडर्म। तो ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आवासी। आवासी क्यों, क्योंकि मेसोडर्म कुछ तो फट तो गया लेकिन पूरी तरह से गुहा का निर्माण नहीं हुआ। आवासी देखिए, तो इसकी परिभाषा लिख दो कि उसका बोलता लिख दोगे, तो इसमें क्या लिखोगे आप, वे जंतु जीन में एक्टोडर्म एंडोडर्म तो होता है लेकिन मेसोडर्म पूरी तरह से बीच में नहीं आता, बीच बीच में क्या मेसोडर्म पाउच भर जाते हैं, तो ऐसे जंतु क्या करेंगे, आवासी देहगुहय। और इसका एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, एसके हेलमिंथेस। क्या, एसके हेलमिंथेस। संघ लिखो तो आपको पता चलेगा, संघ यानी फाइलम, क्या पूरा जंतु एक एसके हेलमिंथेस जंतुओं का समूह है, तो इसमें ये याद रखना है। अब तीसरा जो हमारा काम का है, देखो मानव में कौन सा था, मानव में सबसे एडवांस होगा, यानी हम क्या है, ट्रू सीलोमेट है, क्या है, ट्रू सीलोमेट, वास्तविक देहगुहय, वास्तविक देहगुहय। ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट दोनों भी बोल सकते हैं, यू सीलोमेट। हाँ, जब भी बायोलॉजी में यू आ जाए उसका मतलब क्या, वास्तविक, यू बैक्टीरिया, यू सीलोमेट और भी आएंगे, बताएंगे आप। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें जो सब चित्र बना था वो होगा, इसमें क्या होगा कि ये तो आन नाल है और ये क्या है, देवभित्ति, यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म, ये वाला क्या है, एंडोडर्म। मेसोडर्म तो भरा हुआ था लेकिन मेसोडर्म क्या है, तो यहाँ पे जमा हो गया, ये वास्तविक का चित्र है, यहाँ पे थोड़ा मैंने क्या गहरा गहरा बना दिया, ठीक है ना, आप अच्छे से बनाना, ये तो ऐसे बना हो। और एक का जम जाएगी मेसोडर्म, इसके बाद उसको भी क्या करना, थोड़ा गहरा गहरा बनाना, अंदर आपको दिखनी चाहिए क्या, एंडोडर्म। बीच में क्या हुआ नहीं होंगे, इसको बोलेंगे सीलोम, वास्तविक देहगुहा बन गई। अब यहाँ से जंतु कैसे होंगे, वास्तविक देहगुहय, ये सीलोम बन गए, ये सीलोम है, ट्रू सीलोम है। ये और ये क्या है, मेसोडर्म, क्या है, मेसोडर्म। चूंकि अब क्या है, वास्तविक रूप से बाहरी रूप से मेसोडर्म से आश्रित है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने, सीलोम बोला, वही वास्तविक है। इसके एग्जांपल शुरू हो जाते हैं, एसके हेलमिंथेस के आगे क्या आता है, एनेलिडा। अब एनेलिडा से शुरू होगा, ऑर्थोपोडा भी आएगा, मोलस्का भी आएगा, और कहां, कोऑर्डिनेटर तक, कहां तक, तो एनेलिडा से लेकर कोऑर्डिनेटर तक कौन होगा, वास्तविक देहगुहय। तो कभी आपको एनेलिडा बोल देती है, एनेलिडा में कैसी देहगुहा होती है, तो आपको क्या बोलना है, वास्तविक देहगुहय। इतना नोट कर लिया। अब खंडी भवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए खंडी भवन का मतलब क्या होता है, कि पूछ ले कुछ। पांचवा क्या, खंडी भवन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। अब ये खंडी भवन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे जीव जिनमें क्या शरीर कुछ खंड रूप में दिखे, बाहर से भी आपको खंड, आपने देखा केंचुआ देखा आपने, केंचुआ में क्या होगा, शरीर में 120 खंड होते हैं, आपने 11 में पढ़ा होगा। तो केंचुआ ऐसा होता है, उसके शरीर में कितना खंड होते हैं, संख्या भी पूछते हैं, नहीं होगा तो केंचुआ में कितना खंड होते हैं, तो ऐसे तो दिखते नहीं, आप उसको जब देखोगे बहुत पास से तो ऐसे खंड दिखते हैं। तो कोई भी चीज है उसमें शरीर में खंड दिख रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएंगे, खंडी भवन। अब ये खंडी भवन दो प्रकार का होता है, खंडी भवन क्या होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है कूट खंडी भवन, कूट का मतलब कोई आवासी, इसको आवासी नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, कूट खंडी भवन या स्यूडो सेगमेंटेशन। और ये क्या होगा, वास्तविक खंडी भवन, क्या होगा, तो यानी कि खंडी भवन के आधार पर दो प्रकार के जंतु होंगे, एक तो कूट खंडी भवन जिसमें खंड दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में है नहीं, कैसे बताऊंगा अभी, वास्तविक खंडी भवन। अब ये तो जीव तो दो प्रकार के होंगे। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो टर्म आपको पूछते हैं वाइवा में कि मेटामर, एक होता है मेटामर, इंग्लिश का नाम है लेकिन इंग्लिश वाली हिंदी में भी ऐसे लिखा है मेटामर और मेटामॉर्फिज्म। कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, तो वे जीव जिनमें शरीर खंडों में विभाजित होता है उस खंड को क्या बोलते हैं, मेटामर, और इस घटना को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। यानी कि सेगमेंटेशन को आप मेटामॉर्फिज्म भी बोल सकते हो,
मेटामर क्या होता है? खंड। मेटामर क्या होता है? खंड। और खंड होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? इंग्लिश के टर्म में हिंदी में लिख के आ सकते हैं। तो ये दो टर्म, खंडीभवन से कौन सा टर्म याद रखना? मेटामर क्या होते हैं? खंड होते हैं शरीर में। जैसे ये एक खंड हो गया, तो ये क्या हो गया? मेटामर। क्या होगा? और ये जो प्रक्रिया है मेटामर बनने की उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिज्म। तो अब ये समझाते हैं वास्तविक खंडीभवन का कूट खंडीभवन क्या होता है। अब देखो, आपने कोई भी जीव देखा, तो जीव में एक तो आपको बाहर से दिख रहा है कि खंड खंड खंड, तो केवल बाहर से खंड नहीं, जैसे बाहर दिख रहे, अगर उसके शरीर को काटे, सेक्शन काटे, और अंदर भी उसी प्रकार से खंड होने चाहिए, यानी बाहरी तथा आंतरिक रूप से दोनों में क्या हो? खंड उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक खंडीभवन। लेकिन कोई चीज ऐसे आपको बाहर से तो ऐसे दिख रहा है कि खंड है बाहर से, लेकिन जब आपको काटेंगे तो बीच में अंदर से कोई खंड नहीं दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कूट खंडीभवन। तो इसमें बाहरी तथा आंतरिक रूप से खंड दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसमें बाहरी तथा आंतरिक दोनों में खंड नहीं पा सकते, किसी एक तरफ होगा। अब इसके एग्जांपल पूछते हैं। इसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये देखो, इसका टीनिया सोलियम। क्या ये जंतु का नाम है? मैं बता रहा हूं कौन सा संघ है वो बता रहा हूं, टीनिया सोलियम। इसका एग्जांपल ही पूछते हैं। ये प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है, प्लेटी हेलमिंथी। टीनिया सोलियम प्लेटी में और भी समझेंगे आगे जब प्लेटी हेलमिंथी पढ़ेंगे, अभी तो आपको नाम याद ही हो जाएगा जब तक। अब वास्तविक खंडीभवन में संघ बता रहा हूं। एक तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा मतलब जो कीड़े, मोलस्का और कॉर्डेटा, ये तीनों संघ में क्या होता है? वास्तविक खंडीभवन होता है। अब मनुष्य में क्या होता है कि आप मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो खंड खंड होती है, अंदर से होती है ना, एक खंड दो खंड, तो मनुष्य में क्या है? वास्तविक खंडीभवन में आता है। तो इतनी बात क्लियर होगी। खंडीभवन क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? दो, कूट खंडीभवन और वास्तविक खंडीभवन। कूट में क्या होगा कि बाहरी तथा आंतरिक रूप से दोनों में खंड नहीं होंगे, और इसका एग्जांपल क्या है? टीनिया सोलियम, प्लेटी हेलमिंथीज से। वास्तविक खंडीभवन में क्या होगा कि बाहरी तथा आंतरिक दोनों रूप से क्या होंगे? खंड होंगे। इसको क्या बोलेंगे? मेटामर खंड को। और इसका प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछेगा आपको वाइवा में, मेटामॉर्फिज्म। इतनी क्लियर है बात? लिखो यहां पर। तो ये तो हमने पढ़ लिया 5। अब छठा कौन सा है हमारा? शारीरिक विन्यास। क्या? शारीरिक विन्यास। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे? बॉडी प्लान क्या होता है? देखो, अब ये बॉडी प्लान पहले तो 3 प्रकार के होते हैं, फिर उसको समझेंगे। एक तो होता है कोशिका एकीकृत विन्यास। कोशिका एकीकृत विन्यास, इसको क्या बोलते हैं? सेल एग्रीगेटेड। सेल एग्रीगेट, इसका मतलब क्या? ऊपर दूसरा इसमें शारीरिक विन्यास होता है, वो होता है अंतःकोशिकीय प्रकार का। अंतःकोशिकीय प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड सेक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक। तीसरा जो हमारा शारीरिक विन्यास के अंतर्गत जंतु होते हैं वो होते हैं नलिका में नलिका विन्यास। क्या? ठीक है ना, लिख को फिर समझा दो। नलिका में नलिका विन्यास, इसको बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब। ट्यूब का मतलब नली, नली में नली। क्या आता है बताइए? तो शारीरिक विन्यास क्या आता है? जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका एकीकृत विन्यास जिनमें होता है वो अंतःकोशिकीय प्रकार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेल। एक होता है नलिका में नलिका विन्यास, यानी ट्यूब इन ट्यूब। अब समझो क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कोशिका एकीकृत। कोशिका एकीकृत का मतलब है अगर जो पहले से जंतु पढ़ रहे हैं, अब उसमें अभी जीव एडवांस नहीं है, तो उसमें क्या होगा? जो शरीर है वो कोशिका के एकत्र होने से बना है। तो ऐसे जीव जिनमें शरीर का निर्माण कोशिका के एकत्रीकरण, कोशिका के इकट्ठा होने से बनता है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका एकीकृत विन्यास। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वो ये पॉलीपेरा। कौन सा है? पॉलीपेरा में क्या होता है? कोशिका एकीकृत विन्यास। बस इतना इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या है हमारा? अंतःकोशिकीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःकोशिकीय विन्यास। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड सेक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक। अंतःकोशिकीय मतलब क्या है? अभी जीव निर्माण हो रहा है। अब जीव में जो नाल है, ठीक है, वो बनी है,
अब वास्तव में आठ नाल में दो छिद्र होते हैं, एक तो मुख, एक होता है एनस गुदा का। लेकिन ऐसे जीव जिनमें एक ही छिद्र होता है आठ नाल में, दूसरा छिद्र नहीं होता, अब उसको ही हम क्या बोले, मुख बोले या गुदा बोले, दोनों इसका एक है। यानी इसमें खाने का काम इधर से होगा और उस शरीर का काम क्या होगा, इधर से खाएगा, इधर से क्या करेगा, उसे ये समुद्री जीव होता है। तो क्या होता है इसमें, तो अंध कोशिका का मतलब है ब्लाइंड, यानी एक तरह से सिरा बंद है, आठ नाल का एक सिरा क्या है, बंद है, एक ही क्या है, छिद्र है, उसी से क्या हो रहा है, मुख का के काम ही कोई है, गुदा का काम ही करेगा। तो अंध कोशिका विन्यास में क्या लगेंगे, ऐसे जंतु जिनमें आठ नाल में केवल एक ही छिद्र होता है, वही मुख तथा गुदा का कार्य करता है। अब इसका एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे, अंध कोशिका विन्यास। एग्जांपल आपको प्लेटिहेल्मिंथेस, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें एस के एलिमेंट्स तीनों वर्ष इसमें आएंगे, लेकिन आपको एक को भी लिखते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, सारी विन्यास वो क्या है, नलिका में नलिका विन्यास, ट्यूब इन ट्यूब। अब ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपका शरीर देखो, शरीर में अभी जैसे वो देह हुआ बदलती वैसी, तो शरीर में एक तो बाह्य, ये बाह्य भित्ति है, आपको शरीर को काटने दे तो मतलब एक नली ऐसी होगी जो बाहर है आपके शरीर में, ये आपके शरीर की बाह्य भित्ति है। अब एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर क्या है, आना, इसके अंदर क्या है, आना, तो ये तो क्या होगी, देह देह भित्ति, ये भी नली जैसी समझना है, और ये क्या है, आना, ये भी नली जैसी समझना है। यानी ऐसे जीव जहां में क्या हुआ था, और यहाँ में दोनों तरफ क्या है, छिद्र, एक तरफ भी छिद्र, यहाँ दूसरा छिद्र, तो ऐसे जीव जिनमें ऐसा विन्यास होगा, नली के अंदर नली जिस प्रकार है, जैसे आपने पैर देखी, पैर में जो बाहरी वाली भित्ति होती है वो आपको शरीर की बाहरी भित्ति देगी, और अंदर दूसरी जो रिफल होती है वो क्या होती है, आना होती है, और ये बीच में खाली जगह है, अगर यहाँ बीच भरा होगा और बढ़ गया होगा तो सीलो बन जाएगी, कोई बात है। तो नलिका में नलिका विन्यास ये क्या सबसे एडवांस है, तो ये मतलब आप इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से शुरू करें, इकाइनोडर्मेटा से कोऑर्डिनेटा, ठीक है। तो आज हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्या कर दिया, वर्गीकरण का आधा पूरा कर दिया। अगले लेक्चर से हम एक एक डिटेल में पॉलीफेरा पढ़ेंगे, इसलिए डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।